गॉस लॉ, गॉसियंस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक की याद आ गई ना। गॉसियंस लॉ इन मैग्नेटिज्म अब हम पढ़ने वाले हैं। और गॉसियंस लॉ जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था, उससे ये किस तरह से अलग है या उसके साथ किस तरह से सिमिलर है, चलो देखते हैं। गॉसियंस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था कि मान लो हमारे पास में कोई इमेजिनरी या रियल गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस कुछ नेट चार्ज क्यू है। तो इस केस में जो नेट फ्लक्स है पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन E dot ds is equal to q net inside divided by epsilon 0। ये पढ़ा था ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ने के बाद में अब हम यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है इसमें गॉसियंस रूल देखने वाले हैं। तो ये रूल कैसा है कि magnetic flux passing through this Gaussian surface is equal to integration of, complete integration of B dot ds is equal to कितना, 0। यह है गॉसियन रूल। तो कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंट भी है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखा है, यहाँ पर स्मॉल कंपोनेंट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया ds, किसका बहुत छोटा टुकड़ा, किसका बहुत छोटा पार्ट। अगर ये कंप्लीट एरिया, पूरा जो एरिया सरफेस एरिया है, गॉसियन सरफेस एरिया, अगर वो s हो तो इसका बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा पार्ट ds, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो ds है ना, कुछ सिमिलरिटीज है। और यहाँ पर आंसर सीधा 0 आ रहा है, यहाँ पर आंसर q नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0 आ रहा है। अब यहाँ पर ये 0 क्यों आया, ये नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, इसका आंसर 0 क्यों आया, वो इसीलिए 0 आया है। देखो मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट हमेशा डाइपोल के फॉर्म में होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसी एक मैग्नेट में होगा ही। तो मोनोपोल अकेला, ये मोनोपोल अकेला या ये मोनोपोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये मोनोपोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो डाइपोल है, मतलब कि इनकी जो जोड़ी है ना, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटी, दो पोलैरिटी एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। तो मैग्नेट हमेशा डायपोल के केस में डायपोल बनकर के एग्जिस्ट होता है, अस्तित्व रखता है। और जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज मतलब नेट चार्ज, तो नेट चार्ज वो मोनोपोल के केस में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि नेट पॉजिटिव चार्ज Q ये एग्जिस्ट कर सकता है, नेट पॉजिटिव चार्ज माइनस Q एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो मोनो चार्जेस हैं, है ना, चार्जेस जो मोनोपोल्स हैं, एक पोलैरिटी नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकती है, केवल अकेली पोलैरिटी पॉजिटिव चार्ज वो एग्जिस्ट कर सकती है। और डायपोल भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डायपोल भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डायपोल एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर कोई भी एक मोनोपोल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर कोई भी एक मोनोपोल नॉर्थ या साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। अब देखो मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, सपोज मैंने ये गॉसियन सरफेस बनाया, और इस गॉसियन सरफेस में मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक डायपोल रख लेता हूँ, क्योंकि मोनोपोल तो रखा ही नहीं जा सकता, रखना पड़ेगा तो डायपोल ही रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक डायपोल। अब देखो ये मैग्नेटिक डायपोल है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है ऐसे, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई ऐसे,
ऐसे इसने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या, नॉर्थ से निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये साउथ में जाके एंटर करेगी। तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये इसने गॉसियन सरफेस को क्रॉस किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो नेट फ्लक्स कुछ बनाने वाली नहीं है। लेकिन ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगर इस गॉसियन सरफेस को क्रॉस करती है तो गॉसियन सरफेस के बाहर भी निकलती है, गॉसियन सरफेस के अंदर एंटर भी करती है, फिर गॉसियन सरफेस के बाहर भी निकल रही है, गॉसियन सरफेस के अंदर एंटर भी कर रही है। मतलब कि जितनी बार गॉसियन सरफेस के ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकली उतनी बार गॉसियन सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर गई। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने नेट फ्लक्स कितना बनाया, 0, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेट मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाने में बिल्कुल कोई पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, है ना। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के बाहर निकल के जाती हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के अंदर चली जाती हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि उतनी एंटर कर जाती है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कमिंग इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितनी, कुछ नहीं, क्योंकि उतनी लीव कर रही होती हैं, ठीक है। दूसरा केस, जैसे कि मान लो आपका ये एक गॉसियन सरफेस है। देखो बच्चों, आवश्यक नहीं है कि गॉसियन सरफेस हमेशा इस तरह से स्फेरिकल हो, कैसा भी हो सकता है, बट इट शुड बी कंप्लीटली क्लोज सरफेस। गॉसियन सरफेस इज कंप्लीट क्लोज सरफेस। सीधा सट बोले तो बंद डब्बा, ठीक है, वो होना जरूरी है। इट कैन बी इमेजिनरी, इट कैन बी रियल। मान लो कि जो मैग्नेट है मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ, ये गॉसियन सरफेस है, मैग्नेट को मैंने रख दिया कंप्लीटली बाहर ऐसे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनी ऐसे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो गॉसियन सरफेस के ना एंटर करती है ना एग्जिट करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के ना एंटर करती है ना एग्जिट करती है, एक्सिट करती है। और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये देखो एंटर करती है तो एग्जिट भी कर देती है। मतलब कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस में एंटर करेंगी ना उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस से बाहर निकल जाएंगी। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बना दिया, 0। फिर देखो एक केस ये हो सकता है कि अगर हम किसी गॉसियन सरफेस को ये इमेजिन करें और जो मैग्नेट है ना उसको मैं आधा रख देता हूँ बाहर, आधा रख देता हूँ अंदर। सपोज ये नॉर्थ पोल और सपोज ये साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, नॉर्थ पोल से निकलती हुई साउथ पोल को जाने वाली और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है ना, देखना। अब यहाँ पर हमको क्या मालूम पड़ता है, यहाँ पर तो हमें ये पता चलता है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये तो गॉसियन सरफेस में जितनी एंटर करती है ना उतनी लीव कर जाती हैं। इसने एंटर किया गॉसियन सरफेस में और मैग्नेट के अंदर होती हुई लीव भी कर दिया गॉसियन सरफेस को, ये लीव कर दिया गॉसियन सरफेस को, है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के अंदर एंटर किया और एंटर करने के बाद में मैग्नेट में गई, मैग्नेट के अंदर ये गॉसियन सरफेस को लीव कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटरिंग या नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कमिंग आउटसाइड या एग्जिट कितनी हो रही है, 0। मतलब कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन रहा है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो बन रहा है वो बन रहा है 0, ठीक। तो यहां पर गॉसियन लॉ में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस 0 बनने का कारण केवल ये है कि जो डायपोल है वो ही एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक डायपोल ही एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, इसी कारण से क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटरिंग सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिविंग सरफेस, ये हो रहा है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन डोंट हैव सोर्स और सिंक। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना, भले नॉर्थ से निकल रही हो, ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर कर रही हैं,
लेकिन नॉर्थ उसका सोर्स नहीं है, मतलब नॉर्थ उसको पैदा नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंप्लीट क्लोज लूप बना रही होती है, तो नॉर्थ से निकल के आती है, नॉर्थ से पैदा होकर नहीं आती है, और साउथ में जाके एंटर करती है, टर्मिनेट नहीं करती है ना। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई सिंक नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई सोर्स नहीं है। ये कंक्लूजन हमको मिलते हैं। मेरे हाथ में क्या है, आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट। इस थैली में क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस थैली के साथ हम क्या करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इस थैली में रायता बूंदी है, बोलना मत किसी को। देखो बच्चों, हम करने क्या जा रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इस बॉडी को मैं ट्विस्ट करता हूँ, मतलब कि इसका जो कन्फिगरेशन है उस कन्फिगरेशन में चेंज लेके आता हूँ। अगर मैं इस सिस्टम के कन्फिगरेशन में चेंज लेकर के आ जाऊँ तो क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, एक्सटर्नली मैं अपने हाथों से जो टॉर्क लगाऊंगा ना, टॉर्क क्या इफेक्ट देगा, रोटेशनल इफेक्ट देगा, घुमाने वाला इफेक्ट देगा। जब मैं एक्सटर्नली अपने हाथों से एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को, इस सिस्टम को घुमाता हूं, देखो घुमाया ना मैंने, एक्सटर्नल टॉर्क लगाया और ये सिस्टम, देखो कन्फिगरेशन इसका चेंज हुआ, सिस्टम गोल गोल घूम रहा है, ठीक है जी। मैं घुमाता रहा। सपोज मैंने 5 राउंड घुमा दिया है, या तो हम ये कह सकते हैं कि रीस्टोरिंग टॉर्क इसके अंदर जनरेट हो गया है। और अब देखो ये रीस्टोरिंग टॉर्क ही इस थैली को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से वाइब्रेट करने लग जाएगी ये बॉडी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक नीडल मतलब कि मैग्नेटिक नीडल के पास क्या होता है, 2 पोलरिटी होती है ना, साउथ पोलरिटी, नॉर्थ पोलरिटी। वो है क्या, मैग्नेटिक डायपोल ही है। तो चलो हम लोग मैग्नेटिक डायपोल को प्लेस कर देते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखो मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये बनाया मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसमें मैंने एक डायपोल को प्लेस किया नीडल के फॉर्म में। जरूरी नहीं है डायपोल भी प्लेस कर दो, मतलब बार के फॉर्म में, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इसको मान लो कि ये नॉर्थ है। अगर ये नॉर्थ है तो ये पोलैरिटी नीडल की या मैग्नेटिक बार की या मैग्नेटिक डायपोल की साउथ है। तो नॉर्थ ये रही, नॉर्थ से निकलने वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है इस मैग्नेट का, मैग्नेटिक नीडल का। और ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है, थीटा एंगल, ठीक है। अब देखो ये जो फिगर है ना, आप इस फिगर को कुछ इस तरह से भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, एक चलो ये ले लेते हैं आपको, चलो ठीक है इस फिगर से हट के बात करते हैं। ये मैंने एक बना दिया मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने इस डायपोल को कुछ इस तरीके से ये बना दिया, ये डायपोल बना दिया। अब देखो हमें इस सिंबल से ही मालूम पड़ जाता है कि डायपोल का प्लेसमेंट अभी किस तरह से है, ठीक है ना। तो ये फिगर जो हमको जानकारी दे रही है, ये फिगर भी हमको वही जानकारी दे रही है। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि मैं बाहर से, ये देखो ये मैं बाहर से टॉर्क लगाऊंगा। ये मैंने देखो टॉर्क लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, पेयर ऑफ फोर्सेस की आवश्यकता पड़ती है। मैंने यहाँ से फोर्स ऐसे लगाया F1 फोर्स, और यहाँ से फोर्स ऐसे लगाया F2 फोर्स, ठीक है ऐसे। अब ये जो फोर्सेस है ना, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो ये जो डायपोल है वो कुछ ऐसे घूमना शुरू करेगा, ऐसे चलेगा ये डायपोल। यहाँ पर हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है ना। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायपोल को घुमाया गया है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के पेयर ने घुमाया है। तो इसका मतलब अब ये पेयर ऑफ फोर्सेस तो टॉर्क बना रहे हैं, मतलब कि एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा इस डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। और इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हुआ, है ना, सपोज मैं यहां तक ले गया, ये यहां तक ऐसे, ये यहां तक आ गया, ठीक है, ये
हाँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का साइड इस तरफ है, न कि इस तरफ, ठीक है। अच्छा, अब है ना, मैं क्या करता हूं, इस डायपोल को घुमाते घुमाते ऐसे घुमाते घुमाते यहां तक लेके गया। अब मैंने जब ये एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क लगा के मैंने इसको घुमाया ऐसे, और घुमा कर पकड़ के इसलिए रखना पड़ रहा है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना, तो ये डायपोल है ना क्लॉकवाइज मोशन करने लग जाएगा, क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। अब पकड़ के रखने का मतलब ये होता है कि ये जो डायपोल है ना, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये होता है कि इस डायपोल के ऊपर क्लॉकवाइज जितना टॉर्क लग रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज उतना ही टॉर्क लग रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर पेयर ऑफ फोर्सेस को देखिए, यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लगेगा, नॉर्थ अट्रैक्ट होगा इस तरफ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर आती है, तो नॉर्थ अट्रैक्ट होगा साउथ की तरफ, साउथ अट्रैक्ट होगा नॉर्थ की तरफ। और ये जो डायपोल है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायपोल को कुछ ऐसे घुमा देना चाहता है क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड जो डायपोल को क्लॉकवाइज घुमा देना चाहता है, उसको उसके अपोजिट मैंने एक टॉर्क लगा रखा है, बिल्कुल इक्वल और अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट इन डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है, ये एक्सटर्नल टॉर्क का मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड टॉर्क अप्लाइड, मैग्नेटिक टॉर्क अप्लाइड उसके बराबर है, और अपोजिट डायरेक्शन में इसको आप टॉर्क नाम दे दो, ये टॉर्क नाम दे दिया। चलो, ये एम लगाने की भी जरूरत नहीं है, टॉर्क नाम दे दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, इस पोजीशन से मैंने इसको छोड़ दिया, तो छोड़ने पर क्या होगा, अब एक्सटर्नल टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है वो तो लगेगा नहीं, लेकिन अब जो टॉर्क क्लॉकवाइज लगता है, जिसको ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर लगा रहा है, मैग्नेट के ऊपर लगा रहा है, उस टॉर्क के कारण ये डायपोल ऐसे घूमना शुरू होगा और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन करेगा। लेकिन होगा क्या, मोमेंटम के कारण, ये एंगुलर मोमेंटम के कारण ये डायपोल आगे तक चला जाएगा, ठीक है। और ये जो डायपोल है ना, उसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी। अब देखो, फिर से मैं बनाता हूं, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड भी, यहां पर रहा डायपोल ऐसे। अभी मान लो कि ये थीटा एंगल बन रहा है, मैंने यहाँ पर डायपोल को छोड़ दिया, तो ये डायपोल है ना घूमता हुआ यहाँ पर आ गया, और अब नई पोजीशन ये आ गई कुछ ऐसे, ठीक है। अब इस नई पोजीशन पर होगा क्या कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, इस कंडीशन में फिर से ये जो डायपोल है वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, ये इस मैग्नेट के ऊपर फिर से टॉर्क लगाएगा, और वो टॉर्क एक्चुअली टॉर्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती है बच्चों। टॉर्क के कारण, किस टॉर्क के कारण, मैग्नेटिक फील्ड भी जो टॉर्क अप्लाई करता है इस मैग्नेट के ऊपर, उसके कारण जो ये रोटेशन हो रहा है ना, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। और टॉर्क की डायरेक्शन के लिए तो हमें वेक्टर रूल को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉर्क की जो भी डायरेक्शन होगी वो इस पेज के तो परपेंडिकुलर होने वाली है, ठीक। अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी इस टॉर्क को लगाता है ना, इस टॉर्क का नाम मैंने रख दिया है कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है ये, ठीक है। तो मैं बाहर से घुमाऊंगा, और बाहर से घुमाने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क लगाऊंगा। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा, ये अपने आप ये मोशन करने लग जाएगा, और ये अपने आप मोशन इसीलिए कर रहा है क्योंकि मैग्नेटिक टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो होता कितना है, मैग्नेटिक टॉर्क होता है mb साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये किसके बराबर है? ये है तो मैकेनिकल टॉर्क के बराबर ना। मैकेनिकल टॉर्क को कैसे लिखते हैं? I इंटू अल्फा। फोर्स को कैसे लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा जी, फोर्स का जो घूमने वाला प्रभाव है वो क्या होता है? टॉर्क, ओके। तो उसको कैसे लिखेंगे? मास के बदले आप लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स,
मास के बदले क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन के बदले क्या लिखना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है। अब देखो, हमने जो मैकेनिकल टॉर्क लगाया था ना, वो मैकेनिकल टॉर्क तो आई अल्फा लगाया था बाहर से एक्सटर्नली, लेकिन हम क्या देख रहे थे कि हम जैसे जैसे टॉर्क लगाते हैं ना, तो उसके अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड का टॉर्क डेवलप होता है, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। और ये रीस्टोरिंग टॉर्क है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रहा होता है। मतलब कि मैग्नेटिक टॉर्क होता है ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में, एम बी साइन थीटा। अब मान लो बच्चों कि जो थीटा का वैल्यू है वो बहुत ही कम है। अब आपको पता है ना, इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू अगर कम होता है तो साइन थीटा का वैल्यू लगभग थीटा के बराबर ही होता है। थीटा को हम यहाँ पर ले लेंगे, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, ऐसे। अब देखो, आई इस पूरी प्रोसेस में, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन या टॉर्क, ये पूरा टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो या टॉर्क ले लो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोपोर्शन में है माइनस थीटा के, या टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, कैसे भी कह लो। तो यहां पर ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एसएचए में सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th में पढ़ लिया है ना, ध्यान से पढ़ा था ना। ओके, अब 11th में हमने एक डेरिवेशन किया था और उस डेरिवेशन के अनुसार हमने टाइम पीरियड, अब देखो बच्चों, ये जो वाइब्रेशन होगा ना, ये वाइब्रेशन ऐसे, ये वाइब्रेशन जो होगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, अब ये वाइब्रेशन का टाइम पीरियड होगा। हमने 11th क्लास में टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था, और वो टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड था t इज इक्वल टू 2 पाई रूट थीटा अपॉन अल्फा। अब हमको क्या करना है, यहां पर थीटा बाई अल्फा का वैल्यू पता करना है। कर ले पता, देखो इसको फॉर्मूले को मैं फिर लिखता हूं, यहां पर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता हूं, आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी थीटा। मुझे पता क्या करना है, थीटा बाई अल्फा। इस अल्फा को थीटा के नीचे लेके जाओ, थीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू इस एम बी को इक्वलिटी साइन की इस तरफ लेके आओ, आई अपॉन एम बी। तो थीटा अपॉन अल्फा कितना होता है, आई अपॉन एम बी होता है। लिख लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख लो, 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। यहां पर जो ये m है ना, ध्यान रखना, ये मास नहीं है, ये मोमेंट, सॉरी, जो m है ना वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये ध्यान रखना। अच्छा जी, तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसको चलो ठीक से लिखे लेते हैं, और आपको याद भी रखना है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। ये मैंने बना दिया है डब्बा, ब्रैकेट, इसका मतलब इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो हमको यहां पर क्या क्या मिला, टाइम पीरियड का रिलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, कौन सी बॉडी, मैग्नेटिक डायपोल बच्चों, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, इनके बीच का ये है रिलेशन। रिलेशन को ही तो फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, आप ये रिलेशन ध्यान रखना। तो बच्चों, हमने अभी देखा कि टॉर्क हमने बाहर से अप्लाई किया था, एक्सटर्नल टॉर्क लगाया था, तो ये मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड में पर्टिकुलर ओरिएंटेशन अचीव करती है, और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो ऐसी कंडीशन में रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है, और ये रीस्टोरिंग टॉर्क वास्तव में वो मैग्नेटिक टॉर्क है जो कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर, इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर लगा रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखा कि जो नीडल है वो वाइब्रेट कर रही होती है, उसका जो टाइम पीरियड है उसका रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ क्या है।